हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये टॉपिक भी कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बच्चे इस टॉपिक पे कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं, बट आप इस टॉपिक को समझिए। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो वीडियो हम 2 लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे, टॉपिक हम 2 वीडियोज़ में ख़त्म करेंगे। ये मेरा पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट में मैं आपको थ्योरी बताऊंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, और उसके बाद मैं आपको इसका परफॉर्मा बताऊंगी कि इसका फॉर्मेट क्या है। और उसके बाद पार्ट सेकंड में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आखिर रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट होता क्या है और क्यों होता है। व्हेन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर सेपरेटली मेंटेन इन टू डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। देखिए, जब कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट को अलग अलग सेपरेटली मेंटेन किया जाता है 2 डिफरेंट बुक्स में, जब 2 डिफरेंट बुक्स में मेंटेन किया जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उनके 2 प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इन सच केस होता क्या है, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बोथ द बुक्स मे नॉट एग्री। ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो अलग हो और फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस जो भी आ रहा है वो अलग हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों एग्री ना करें, दोनों सिमिलर ना हो। देन इट बिकम नेसेसरी टू रिकंसाइल प्रॉफिट और लॉस ऑफ बोथ सेट्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब दोनों में आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो डिफरेंट होगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको रिकंसाइल करें। देखिए, होता क्या है, इनके डिफरेंट आने के रीजंस, मतलब डिफरेंट क्यों आता है, क्योंकि जब भी हम इनको मेंटेन करते हैं, दोनों को ही, कॉस्ट अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट को मेंटेन करने में जो अजम्पशंस किए जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सब डिफरेंट होते हैं। जो ट्रीटमेंट होता है अलग अलग एक्सपेंडिचर का वो सब डिफरेंट होता है। इस वजह से दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस भी डिफरेंट आते हैं। तो लास्ट में हमको इन्हें रिकंसाइल करना पड़ता है। देखिए, अब यहाँ पर एक बात जो आपको जाननी है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कर रहे हैं, ये अराइज क्यों हुआ है, ये हमने क्यों करा है। देखिए, सिस्टम होते हैं, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम आपका होता है इंटीग्रल सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है आपका नॉन इंटीग्रल सिस्टम। तो इंटीग्रल सिस्टम और नॉन इंटीग्रल सिस्टम आपके 2 सिस्टम्स हैं यहाँ पर। जो इंटीग्रल सिस्टम होता है, इंटीग्रल सिस्टम में कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। तो इंटीग्रल सिस्टम में हम जब एक ही सेट ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इंटीग्रेटेड बना रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी इंटीग्रेटेड आएगा। वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो अग्री करेगा ही, वहाँ पे डिसअग्री करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। एक ही प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो उस सिचुएशन में हमें रिकंसिलिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, इसका मतलब कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट दोनों ही इंडिपेंडेंट है। सिस्टम हमने नॉन इंटीग्रेटेड यूज़ किया है, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट दोनों को ही इंडिपेंडेंटली हमें मेंटेन करना है। तो इन सच सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट या लॉस आपका जो भी आए वो दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग आता है और इसलिए हमें इन्हें रिकंसाइल करना पड़ता है। अब देखिए, व्हाट इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। तो इट इज द स्टेटमेंट विच reconciles द प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स विद द प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट जो रिकंसाइल करता है कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आप ये बात याद रखिएगा, जब हमने नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज़ किया, दोनों सेपरेट बुक्स में मेंटेन किए गए, दोनों इंडिपेंडेंटली मेंटेन किए गए हैं, दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस क्या आया है, डिफरेंट आया है। तो रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट है जो दोनों के ही प्रॉफिट और लॉस को क्या करेगा, रिकंसाइल करेगा बाय शोइंग ऑल कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में ही जो डिफरेंस है उनके डिफरेंस को हम मैच करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, और डिफरेंस को ऐड या लेस करके हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स या कॉस्ट अकाउंट के एज पर जैसे भी हमें क्वेश्चन में गिवन है इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। रिकंसिलिएशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों है, टू असरटेन द रीज़न फॉर द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस। देखिए,
जब दोनों ही जो आपके कॉस्ट बुक हो या फिर कॉस्ट अकाउंट हो या फाइनेंशियल अकाउंट हो, दोनों ही सिमिलर डाटा से बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी उसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों अलग अलग आए हैं, तो हमें उसका रीज़न भी तो जानना है कि आखिर जो प्रॉफिट या लॉस आया है वो अलग अलग क्यों आया है। तो उस रीज़न को जानने के लिए कि ये डिफरेंस हुआ है, डिफरेंस क्यों हुआ है, हम इसको रिकंसाइल करते हैं। सेकेंड जो नीड है, टू फैसिलिटेट कॉस्ट असरटेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल, हम कॉस्ट को असरटेन करने के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी बुक्स को रिकंसाइल करते हैं। तो अब कॉस्ट असरटेनमेंट और कॉस्ट कंट्रोल आखिर होता क्या। तो कॉस्ट असरटेनमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट, जब हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डाटा के बेसिस पर कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है, तो वो कॉस्ट असरटेनमेंट होता है। और कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि हम आइडेंटिफाई करें और रिड्यूस करने की कोशिश करें बिजनेस के एक्सपेंसेस को, मतलब आपके बिजनेस में जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको पहचान के उनको कम करने की कोशिश करें, ताकि हमारा क्या हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। इसको बोला जाता है कॉस्ट कंट्रोल। तो अब नेक्स्ट नीड देखते हैं, क्यों रिकंसाइलेशन की नीड होती है। तो टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकला है वो मैथमेटिकली कितना करेक्ट है, इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी देखने के लिए भी हम इनको रिकंसाइल करते हैं। और नेक्स्ट नीड क्या है, टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, स्टॉक वैल्यूएशन एंड ओवरहेड्स। देखिए, हमको डेप्रिसिएशन के लिए, स्टॉक को वैल्यू करने के लिए, ओवरहेड्स के लिए हमें अलग अलग पॉलिसीज निकालनी होती हैं, तो उन पॉलिसीज के फॉर्मेशन के लिए भी हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारी नीड्स ऑफ रिकंसिलेशन थी। इसके बाद हम देखते हैं रीज़न फॉर डिसएग्रीमेंट। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है वो दोनों अलग अलग आया है, तो अलग अलग आने के कुछ रीजंस भी होंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ रीजंस बताए हैं कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो डिफरेंट क्यों होता है। तो सबसे पहला रीज़न है आइटम्स अपीयरिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें शो होते हैं, हम उनको कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं करते हैं। अब ऐसे आइटम्स कौन से होते हैं, सपोज आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, उस इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट मिल गया है, तो वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो होगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं होगा। आपकी कोई एसेट आपने सेल करी, उसमें आपको लॉस हो गया है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो होगा। आपने किसी बैंक लोन में आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने डिबेंचर पे कर दिया है, या फिर आपने इनकम टैक्स पे कर दिया है, आपने डिविडेंड पे कर दिया है, आपने कोई प्रोविज़न क्रिएट किया है, आपने कोई डोनेशन दिया है, और इन सब चीज़ों में होता क्या है, ये सब चीज़ें आपने गुडविल जो है आपकी गुडविल या फिर पेटेंट्स, आपके जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनको राइट ऑफ कर दिया है, ये सारी चीज़ें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं, ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंट में नहीं आती हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम इनको वो कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इनके डाटा को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग हो जाता है और कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग हो जाता है। सेकेंड, अब कुछ आइटम अगर ऐसे हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं, तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में आते हैं, कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं आते हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन से हैं आपके। तो ऐसे आइटम जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में आते हैं, देखिए, अगर आपने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय करी थी उसमें इंटरेस्ट बट नॉट एक्चुअली पेड, लेकिन वो एक्चुअली पेड नहीं है, इंटरेस्ट तो बनता है लेकिन एक्चुअली में पेड नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नोटेशनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग कैपिटल, तो ये आपकी इसमें आती है। अगर आपकी नोशनल रेंट की बात करते हैं, नोशनल रेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने एक प्रेमाइसिस लिया है, ठीक है ना, उस प्रेमाइसिस में आपने रेंट पे नहीं किया है, उस रेंट के बदले में कोई चार्ज पे किया है, तो वो आपका नोशनल रेंट हो गया। नोशनल रेंट आपका, नोशनल इंटरेस्ट आपका, नोशनल सैलरी आपकी, ये सारी की सारी सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में आती है, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स पे नहीं आती है। नेक्स्ट होता है आपका अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अब देखिए, होता क्या है, जो ओवरहेड्स होते हैं, लाइक
जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट में डाटा जो मेंटेन किया जाता है ना, उनके जो रेट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से, जैसे कि अगर आप कॉस्ट अकाउंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्री डिटरमाइंड रेट्स से मेंटेन किया जाता है। जो कॉस्ट अकाउंट्स हैं इनको मेंटेन किया जाता है प्री डिटरमाइंड रेट से, ऐसे रेट्स जो आपके पहले से ही डिटरमाइंड है। बल्कि जो फाइनेंशियल अकाउंट है उनको मेंटेन किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट पे। तो देखिए दोनों को मेंटेन करने के जो वो है अलग अलग है। फाइनेंशियल अकाउंट को आप मेंटेन कर रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट में, और आपकी जो कॉस्ट अकाउंट है उसको आप मेंटेन कर रहे हैं प्री डिटरमाइंड रेट पे। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स में डिफरेंस आ जाता है, कहीं पे अंडर ऑब्जॉर्प्शन होता है, कहीं पे ओवर ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो उसको हम पहचान के आइडेंटिफाई करके ऐड और लेस करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग ये रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट में। रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट में हम इन अब्जॉर्प्शंस ऑफ ओवरहेड्स को अगर अंडर है या ओवर है उसके अकॉर्डिंग ऐड और लेस करते हैं, उसके बाद उसको बनाया जाता है। अगला है एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट बेसिस फॉर स्टॉक वैल्यूएशन। जो स्टॉक वैल्यू होता है उसके जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मैथड हम यूज़ करते हैं वो लीफो फीफो होता है, अलग अलग मैथड होते हैं किस चीज़ के, स्टॉक वैल्यूएशन के। लेकिन वहीं पे अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं वो या तो मार्केट प्राइस या आपका हिस्टोरिकल प्राइस, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट बोला जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर किया जाता है। देखिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में लीफो फीफो था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या तो प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट जो हिस्टोरिकल प्राइस है या फिर मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लेस, जो भी आपका कम है उस पे आपका स्टॉक वैल्यू किया जाएगा। इस वजह से होता क्या है, दोनों में आपका डिफरेंस आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट में आपका डिफरेंस आ जाता है। और लास्ट जो रीजन है वो है डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए जो डेप्रिसिएशन के तरीके होते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट की, तो फाइनेंशियल अकाउंट में जो तरीका यूज़ किया जाता है वो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर आपका बैलेंस मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो दो मेथड होते हैं आपके, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है फाइनेंशियल अकाउंट में। लेकिन वही अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आप निकालते हैं वो मशीन आर रेट से निकालते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड से निकालते हैं, इन डिफरेंट मेथड से निकालते हैं। इस वजह से होता क्या है, डेप्रिसिएशन की जो वैल्यूएशन होती है वो भी आपकी अलग अलग होती है, कभी फाइनेंशियल अकाउंट में ज़्यादा हो जाती है तो कभी कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा हो जाती है। और ये सारे के सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस आपका डिफरेंट आता है। चलिए तो नीट के बाद अब हम देखते हैं मेथड ऑफ रिकंसिलेशन की रिकंसिलेशन करने के तरीके कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिकंसाइल जो आप करते हैं वो बाय प्रिपेयरिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करते हैं या फिर मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट, ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर करके आप रिकंसाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो परफॉर्मा ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसको आप स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से। कॉस्ट अकाउंट्स का जो आपको प्रॉफिट दिया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद आपको ऐड क्या करना है और आपको लेस क्या करना है। देखिए अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अगर हम लॉसेस की बात करते हैं, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर ओवर चार्ज हो जाते हैं कॉस्ट अकाउंट में तो आपको ऐड करना है, और अगर अंडर चार्ज हो जाते हैं तो आपको लेस करना है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि डेप्रिसिएशन, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन है, सपोज किसी एसेट में आपने डेप्रिसिएशन लगाया और कॉस्ट अकाउंटिंग में वो डेप्रिसिएशन आपका 3000 है, वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वही डेप्रिसिएशन 4000 है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन है वो 3000 है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन है वो 4000 है। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में 1000 से कम है, 1000 से कम है, इसका मतलब अंडर चार्ज्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया है वो अंडर चार्ज्ड है, वो कम है, तो आप इसको लेस कर दीजिए। ऐसे ही अगर ओवर चार्ज्ड होता तो आप क्या कर देते, इसको ऐड कर देते। तो आइटम ऑफ एक्सपेंसेस और लॉस, जो भी आपका खर्चा हुआ है, जो भी आपका नुकसान हुआ है, अगर वो अंडर चार्ज्ड है तो उसको डिडक्ट कर दीजिए, अगर वो ओवर चार्ज्ड है तो उसको ऐड कर दीजिए। वही अगर हम इनकम और गेन की बात करते हैं
अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, अगर आपकी कोई इनकम होती है तो इनकम में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर अंडर चार्ज है तो ऐड कर दीजिए, और अगर ओवर चार्ज है तो आप उसको लेस कर दीजिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर सपोज आपको किसी इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट मिला है, यू हैव रिसीव्ड एन इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट में, तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपने क्या किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया है। जो इंटरेस्ट आपको मिला है, सपोज इंटरेस्ट आपको मिला है ₹500, वो 500 आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं भी मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब क्या हो गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में मेंशन नहीं किया है इंटरेस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो आपको इसे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो आप समझ रहे हैं, इनकम और गेन, इनकम और गेन अगर आपके अंडर रिकॉर्डेड होते हैं तो आपको ऐड करना है, और अगर आपके ओवर रिकॉर्डेड होते हैं तो आपको डिडक्ट करना है। तो अगर एक्सपेंडिचर और लॉस हो, ओवर चार्ज में ऐड, अंडर चार्ज में डिडक्ट। वही इनकम एंड गेन है तो अंडर रिकॉर्डेड में ऐड और ओवर रिकॉर्डेड में डिडक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वही अगर हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक में भी ऐसा ही ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन है। ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, ओवर वैल्यूएशन है तो ऐड कर दीजिए, अंडर वैल्यूएशन है तो माइनस कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स में आपका अगर ओवर वैल्यूएशन है, ज़्यादा हो रहा है तो ऐड कर दो, कम हो रहा है तो लेस कर दो। वहीं क्लोजिंग स्टॉक में इसका उल्टा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में क्या होगा, अगर अंडर वैल्यूएशन है कॉस्ट अकाउंट में तो ऐड कर दीजिए, और ओवर वैल्यूएशन है तो आप उसको लेस कर दीजिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या आइटम्स ऐड होते हैं और क्या क्या आइटम्स आपके लेस होते हैं। तो परफॉर्मा में भी वैसे ये बात लिखी हुई है। देखिए, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट सबसे पहले आपने लिखा है। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, देखिए ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया है ओवरहेड्स का, तो आपने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। फाइनेंशियल इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, फाइनेंशियल इनकम जो रिकॉर्ड नहीं करी गई थी कॉस्ट बुक में, सिर्फ फाइनेंशियल बुक में थी, तो ऐड कर दीजिए। आइटम्स चार्ज ओनली इन कॉस्ट बुक, ऐसे आइटम जिनको सिर्फ कॉस्ट बुक से डिडक्ट किया है, फाइनेंशियल बुक से डिडक्ट नहीं किया है, ऐड कर दीजिए। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है तो ऐड कर दीजिए। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाता है तो ऐड कर दीजिए। ये चीज़ें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने बताई है आप वैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको प्रेफरेबल लगे आप वैसे इनको लर्न कर सकते हैं। लेस में देखिए, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाए ओवरहेड का तो आपको लेस करना है। अगर प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस हैं तो आपको फाइनेंशियल चार्जेस हैं तो लेस करना है। अंडर वैल्यूएशन, अगर ओपनिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है तो आपको लेस करना है। अगर ओवर वैल्यूएशन है, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यू है कॉस्ट बुक में तो आपको लेस करना है। और ऐड और लेस करने के बाद आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी और वो होगी प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो इस तरीके से आपको ऐड और लेस करना है और उस तरीके से आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट जो कि आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपके पास आ जाएगी। चलिए, तो अब हमारा परफॉर्मा मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट देख लेते हैं। जो हमने अभी देखा परफॉर्मा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है परफॉर्मा किसका, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट का। तो अकाउंट आपको बनाना आता है, वो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में तो आपका सिंगल वो कॉलम बनता है, अकाउंट में आपके डबल कॉलम, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, बाय की साइड में, क्रेडिट साइड में आइटम्स टू बी एडेड, जितने भी आइटम्स आपको ऐड करने हैं वो आप इस साइड लिखिए। टू, डेबिट साइड में टू आइटम्स टू बी डिडक्टेड, जितने भी आइटम्स आपको लेस करने हैं आप वो आइटम्स लिखिए। और लास्ट में सॉल्व करके आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है, जब हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं तो ऐड होने वाले आइटम ऐड होते हैं और लेस होने वाले आइटम लेस होते हैं, जो हमने अभी आपको बताया था। लेकिन अगर आप अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से करते हैं या फिर लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट से करते हैं, या तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से या फिर लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट से करते हैं, तो जो आइटम्स हमने आपको ऐड में बताए थे वो लेस हो जाते हैं
हैं और लेस वाले ऐड, मीन्स उल्टा हो जाता है, ऐड वाले लेस हो जाते हैं और लेस वाले ऐड हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आएंगे ताकि आप इनकी एप्लीकेशन को समझ सकें। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उसे मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो टॉपिक लाऊंगी। थैंक यू सो मच।